जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 8 अपडेट्स पर। पहले हम शुरुआत करते हैं भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस को लेकर आई एक रिपोर्ट से, जहां पर अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्नाइट नाम से अपना 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जो इंकॉर्नल एलॉय से बना है। पारंपरिक रॉकेट इंजन बनाने में महीनों लगते हैं, लेकिन अग्निकुल की तकनीक से यह सिर्फ 7 दिनों में तैयार हो सकता है। यानी कि 90 से 97% जो समय की बचत है वो हमें देखने को मिल सकती है। इस तकनीक से लॉन्च की तैयारी तेज होगी। सैटेलाइट लॉन्च का इंतजार महीनों सालों से घटकर कुछ दिनों में आ सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इंजन में इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन पंप्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डिजाइन सरल और कम जटिल हो जाता है। टेस्ट चेन्नई में कंपनी के अपने फैसिलिटी में हुआ है और ये उनके एंड टू एंड लॉन्च कैपेबिलिटी को दिखाता है। ये उपलब्धि अग्निकुल को छोटे सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में मजबूत बनाती है और भविष्य में बार बार और तेज लॉन्च संभव करेगी। भारतीय सेना ने शौर्य स्क्वाड्रन नाम से अपनी नई यूनिट बनाई है, जो टैंक रेजिमेंट के साथ ड्रोन तकनीक को जोड़ती है। अभी तक 6 स्क्वाड्रन शामिल किए जा चुके हैं, जिससे टैंक की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ पर बदलाव क्या हुआ है, आइए वो जानते हैं। टैंक अब सिर्फ भारी हथियार नहीं है, बल्कि ड्रोन सपोर्टेड स्मार्ट सिस्टम बन रहे हैं, और ये कदम आसनी ड्रोन प्लाटून के बाद लिया गया है और आधुनिक युद्ध की दिशा में इसको बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ड्रोन की भूमिका की बात करें तो इन ड्रोन की भूमिका काफी सारी है, जैसे कि प्रेसिजन स्ट्राइक हो गई, दुश्मन पर पहले ही सटीक हमला, कॉम्बैट सपोर्ट हो गया जिसमें माइन बिछाना, बाधाएं हटाना या फिर सप्लाई पहुंचाना, यह जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, जहां पर दुश्मन के सिग्नल जाम करना, रियल टाइम निगरानी रखना, ये उनकी जिम्मेदारियों के कुछ अहम हिस्से होंगे। झांसी के पास हुए अभ्यास में इन स्क्वाड्रन का प्रदर्शन हुआ है और ड्रोन अब टैंक ऑपरेशन की गति और रणनीति तय कर रहे हैं। आपको बता दें कि टैंक क्रू अब दूर से दुश्मन को पहचान कर डीप प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के साथ बेहतर समन्वय भी बनाकर रख सकते हैं। भविष्य की योजना की बात करें तो 5 आर्मी कमांड में तैनाती शुरू हो चुकी है। कुल 67 जो टैंक रेजिमेंट है उसमें तेजी से विस्तार होगा। लक्ष्य है कि हर टैंक यूनिट के पास एक डिजिटल विंगमैन सपोर्ट होगा। अगली रिपोर्ट ईरान को लेकर है। ईरान ने एक मर्चेंट जहाज जिसका नाम सीलन है उसको रोक दिया है। ये जहाज कराची पाकिस्तान के लिए खाद्य सामग्री लेकर जा रहा था और उसे स्ट्रेट और हॉर्मोज से वापस लौटा दिया गया है। कारण ईरान ने यह बताया कि जहाज ने कानूनी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और ईरान ने इसकी अनुमति फिर नहीं दी। ईरान के अनुसार इस स्ट्रेट से गुजरने के लिए पहले समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ईरान ने साफ किया कि जो नॉन हॉस्टाइल वेसल्स हैं, जो ईरान के खिलाफ गतिविधि में शामिल नहीं है, सिर्फ उन्हीं को अनुमति मिलेगी। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर सैन्य आक्रामकता को काफी तेज बढ़ाने का आरोप लगाया है। ईरान ने चेतावनी दी कि उसके ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का कड़ा जवाब उनके तरफ से तुरंत दिया जाएगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग है, जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। और कुल मिलाकर ईरान ने सुरक्षा और नियमों के नाम पर जो ये जहाज है जो पाकिस्तान जा रहा था खाद्य सामग्री लेकर के, उसको वापस कर दिया है। और इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग लेवल की जो बौखलाहट है वो देखने को मिली है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अपने बढ़ते ऑर्डर, जो कि तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए का है, उसको पूरा करने के लिए 2 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रही है। और ये प्लांट तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के झांसी डिफेंस कॉरिडोर में लगाए जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2027 में इसके शुरू होने की उम्मीद है। इब्राहिमपट्टनम प्लांट की बात करें तो यहाँ पर 8 असेंबली लाइनें होंगी, रॉकेट मोटर और वॉरहेड टेस्टिंग जैसी एडवांस सुविधाएं होंगी। वहीं झांसी प्लांट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोपेलेंट यानी कि ईंधन निर्माण पर फोकस है वो किया जाएगा। ग्रेड रॉकेट का बड़े स्तर पर उत्पादन होगा। नई तकनीकों के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट है वो यहाँ से मिलेगा। भविष्य की योजना ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 15,000 करोड़ के जो नए ऑर्डर हैं उनको मिलने की उम्मीद है और यह विस्तार भारतीय सेना की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए है। कुल मिलाकर बात करें तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड तेजी से अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाना चाहता है, ताकि भारतीय सेना से जो उनको ऑर्डर्स मिलने हैं उनको शीघ्र यथाशीघ्र पूरा किया जा सके और सेना की तैयारियों में अपना सहयोग दिया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट जीकैप यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम को लेकर आ रही है, जो कि एक 6th जनरेशन प्रोग्राम है। जीकैप को लेकर अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि एफकैफ से तेज है, क्योंकि अभी तक इसकी स्पीड काफी उल्लेखनीय थी, लेकिन अब ये भी काफी ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहा है। लक्ष्य ये था कि 2027 तक डेमोन्स्ट्रेटर बनाना था और 2035 तक ऑपरेशनल फाइटर, लेकिन समस्या ये है कि यूके में फंडिंग डिले चल रही है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रोग्राम का खर्चा काफी बढ़ चुका है, एस्टिमेट से तकरीबन 3 गुना ज्यादा। अब जो अहम कॉन्ट्रैक्ट हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत अभी वो भी फाइनलाइज नहीं हुए हैं और ये पूरा प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी और डिले के आगोश में
आ चुका है। अब इसमें जापान को काफ़ी आपत्ति है क्योंकि जापान के लिए जीकैप बहुत जरूरी डिफेंस प्रोजेक्ट है और वो चाहता है 2030 के दशक के मध्य तक वो फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर ले, क्योंकि उन्हें डर है चाइना के मुकाबले जो कैपेबिलिटी गैप है वो उनके लिए बढ़ सकता है। जापान जल्दी डिप्लॉय होने वाला फाइटर चाहता है, जबकि यूके इटली लॉन्ग टर्म सिस्टम्स ऑफ सिस्टम चाहते हैं जो कि एफकैश जैसे कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। लेकिन ये डिफरेंस जो है मतभेद पैदा कर रहा है। अब इसमें कुछ नए देशों की एंट्री भी पॉसिबल है। सऊदी अरेबिया ने पहले इंटरेस्ट दिखा दिया है, लेकिन कुछ इश्यूज थे। पोलैंड ऑफिशियल टॉक में शामिल है। जर्मनी इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि उसका भी एफकैश में फ्रांस के साथ मतभेद चल रहा है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत पोटेंशियल पार्टनर माना जा रहा है, लेकिन भारत ने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर आ रही है। भारतीय थल सेना जल्दी ही स्वदेशी टैंगो चार्ली अनमैन एयर व्हीकल को अपने सर्विस में शामिल करने वाली है। इसे सिंगुलैरिटी एरोस्पेस ने बनाया है। ये बेसिकली एलएसी जैसे जो हाई एल्टीट्यूड इलाके हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है और आर्मी ट्रायल और ऑटो टेक ऑफ एंड लैंडिंग जैसे जो टेस्ट हैं वो सफल हो चुके हैं। इसके खासियत इसकी ये है कि ये लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जो कि तकरीबन 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 130 किलोग्राम तक के जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है। इसकी सर्विस सीलिंग 20,000 फीट की और इसकी स्पीड तकरीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी लंबे समय तक निगरानी के लिए ये पूरा उपयुक्त माना गया है। उपयोग की बात करें तो इसे इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में यूज किया जाएगा। एलएसी और एलओसी की जो निगरानी है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कम्युनिकेशन रिले और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स भी हैं और जरूरत पड़ने पर ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन की भूमिका भी निभा सकता है, उनको लॉन्च कर सकता है और स्वार्म ड्रोन को भी लॉन्च कर सकता है। प्रोग्राम की बात करें तो तमिलनाडु में ऑलरेडी 50 करोड़ की जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो तैयार है और इसका एक मैरीटाइम वेरिएंट भी बन रहा है जिसको हम X-61 UAV के नाम से जानेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट AMCA प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। साउथ कोरिया ने अपने KF-21 बोरामी फाइटर एयरक्राफ्ट का जो पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है इसको रोल आउट कर दिया है और ये उनकी 25 साल लंबी डेवलपमेंट जर्नी का ही परिणाम है जो कि 2001 में शुरू हुई थी। मुख्य बात यह है कि इस प्रोग्राम को कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से लीड किया गया है और इसका जो पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है वो एक ट्विन सीटर वेरिएंट है जो ट्रेनिंग और ऑपरेशनल दोनों रोल में यूज किया जाएगा। अब सरकार का लक्ष्य उनका ये है कि साउथ कोरिया को दुनिया के टॉप 4 डिफेंस इंडस्ट्रियल पावर में शामिल करना है और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है और साथ ही साथ जो पार्टनर देश हैं उनके साथ कॉपरेशन को भी बढ़ाना है। KF-21 बोरामी की खासियत यह है कि इसमें हमें एसा रेडार देखने को मिलता है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक देखने को मिलता है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलते हैं, लो मेंटेनेंस और हाई वर्सेटिलिटी देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सब ने DRDO को काफी कोट करना शुरू किया है कि आपको भी कोरिया से सीखना चाहिए और अपने AMCA प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। आपका इसको लेकर क्या विचार है? आप KF-21 को किस प्रकार देखते हैं? हमें अवश्य बताएं। अगली रिपोर्ट की बात करें तो ये गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE से आ रही है। GTRE तेलंगाना में एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी बनाने की योजना बना रहा है। ये सुविधा बेसिकली जो एयरक्राफ्ट इंजन टेस्टिंग है उसको सपोर्ट करेगी और भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। इसमें हाई एल्टीट्यूड टेस्ट सेल देखने को मिलेगा। ये सिस्टम 40,000 फीट से ऊपर की उड़ान जैसी परिस्थितियां बनाएगा जहां पर कम दाब, कम तापमान होगा और उसमें इंजन टेस्ट किए जाएंगे और इसके चलते बार बार इंजन को दूसरे देशों में टेस्टिंग के लिए ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली AMCA प्रोग्राम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कावेरी 2.0 से जोड़कर इसको देखा जा रहा है जहां पर हम जेट इंजन डेवलपमेंट को फास्ट कर सकेंगे। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। इंजन टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा पानी और ऊर्जा लगती है और उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें मिलियंस ऑफ लीटर पानी चाहिए होगा। इसीलिए इसकी जो लोकेशन है वो नागार्जुन सागर रिजर्वायर जो है उसके पास चुनी जा रही है। हालांकि अभी ये कब तक ऑपरेशनल होगा इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन फाइनली हम देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं। तो आपका इसको लेकर क्या मानना है हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा बहुत उत्साहवर्धन करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।